मेरा सर बहुत भारी था, मुझसे चला तक भी नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आपने ही तो मुझे सही करने के लिए तेल लगाया था, मगर इस तेल ने तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब कर दी। देखो, मुझसे तो चला तक भी नहीं जा रहा है और तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। तभी माँ जी ने हंसकर कहा, रे बेटी, 8-10 दिन के बाद ही तो ये तेल असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत इससे खराब ही होगी, क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू में ऐसा ही होता है। सास की बात पर मुझे थोड़ा सा सुकून तो मिला, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अगली रात भी जब मेरी तबीयत ऐसे ही खराब हो गई, तो मैंने सोचा कि इस तेल से छुटकारा पाने का यही एक तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली इस बोतल को ही छुपा दूं। फिर मैंने ऐसा ही किया। शाम को वह अपने किसी काम से बाहर गई, तो मैंने वो तेल की बोतल लेकर गमलों के पीछे छुपा दी और सोचा कि अगर ज्यादा हंगामा हुआ तो उन्हें बता दूंगी, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी यह रोज रोज की परेशानी। खैर, मैंने तेल तो छुपा दिया, मगर सास ने आकर रात को जब तेल ढूंढना शुरू किया तो बोली, तेरी मालिश करनी है, तेल कहाँ गुम हो गया है। मैंने भी ऐसा नाटक किया जैसे कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। तब माँ जी ने इस कदर शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस समय मुझे अजीब सा लगा, भला माँ जी को मेरे सर के दर्द से इतनी दिक्कत क्यों हो रही थी। अगर मेरी सास का व्यवहार पहले से ऐसा ही होता तो मैं इस बात को मान सकती थी। खैर, मैं जो इरादा किए हुए बैठी थी कि गमलों के पीछे से तेल की बोतल निकाल कर दे दूंगी, अब मैंने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मुझे सारी रात इस तेल से नींद आई रहती थी और सुबह को भी सर पर बोझ जैसा लगता था। भला ऐसे इलाज की क्या जरूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती थी। उस दिन रात को सोने के लिए मैं अपने कमरे में गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बल्कि उसे ताला लगा दिया। मुझे बहुत हैरानी सी हुई और आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज उस कड़वे तेल की मालिश नहीं हो पाई थी। थोड़ी देर गुजरी कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। यह आवाजें बहुत ही धीमी थी। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ घसीटने की आवाज सी आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि 2-4 आदमी भी साथ थे। मेरी सास न जाने उनको क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मैंने भी अपने कमरे की लाइट बंद कर रखी थी। फिर मैंने देखा कि 2 आदमी हल्की रोशनी में हमारे आंगन के बाहर वाले दरवाजे से जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि जरूर मेरी सास का कोई न कोई रिश्तेदार ही होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो इस तरह से चोरी छिपे आकर मिलने की भला उसे क्या जरूरत थी। सामने भी तो आकर मिल सकता था, यानी दिन के समय। लेकिन यह रात को ही क्यों आए? अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल भी तरोताजा नहीं थी। मेरी तबीयत जरा भी ठीक नहीं हुई। मेरी सास ने मुझे देखा तो बोली, रात को तू तो सो गई थी, लेकिन बेटी मैं जानती हूँ कि अभी भी तेरी तबीयत खराब ही रहेगी। मैं आज ही तुझे उस औरत के पास लेकर चलूंगी जो यह तेल बनाकर देती है। तुम तो जानती हो कि वह हकीमगिरी में कितनी माहिर है। उससे हर तरह की औरतें दवाई लेकर जाती हैं, चाहे वह बीमार हो या तंदुरुस्त हो। मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि वह औरत एक मामूली सी हकीम थी, इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा भी नहीं था। तभी मैं बोली, नहीं माँ जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है वह कड़वा तेल लाने की। मैंने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। तब वह बोली, अरे तुझे क्या पता कि तू ठीक है या नहीं, मैं तेरा पूरा पक्का इलाज करवाऊंगी, तू फिक्र मत कर, शाम को तैयार रहना। सासू माँ की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया और बोली, अरे माँ जी, मैं ठीक हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना, ऊपर वाले के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे माँ जी पर गुस्सा आ गया। तभी सासू माँ बोली, मेरे साथ जुबान मत लड़ा, वरना तेरे पति को प्रदेश में बता दूंगी कि तू मेरी कोई भी बात नहीं मानती। बस यही मेरी एक कमजोरी थी
जिसका मेरी सास पूरा फायदा उठा रही थी। शाम को मैं तैयार हो गई। मेरी सास ने भी तैयारी कर ली और हम उस औरत के पास उसके घर पहुंच गए। कुछ लोग कहते थे कि ये एक बहुत अच्छी हकीम है, मगर सच तो यह था कि यह औरत ज्यादातर नशीली और गंदी दवाइयां बेचती थी। मुझे उनकी दवाइयों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। माँ जी ने उसके सामने मेरा सारा मसला बताया और कहने लगी, मुझे वही तेल दे दो जो तुमने पिछली बार दिया था। माँ जी की बात सुनकर उसने कुछ समय के लिए सोचा और फिर एक लड़की को आवाज दी, जो उसी तरह की काली सी शीशी लेकर माँ जी के पास आ गई। माँ जी ने वह शीशी ली और उस औरत को कुछ पैसे देकर उसका धन्यवाद किया और फिर मुझे लेकर घर आ गई। घर आकर वह बड़ी खुश लग रही थी। मुझे यह सब बहुत बुरा लग रहा था और मेरे मन में बहुत सारी आशंकाओं ने घर कर लिया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैंने भी दिल में ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए, अपनी सास को यह तेल अपने सर पर नहीं लगाने दूंगी। मैंने भी सरसों के तेल में काला रंग मिला दिया और उस बोतल का तेल नाली में बहा दिया। सास को जरा भी शक नहीं हुआ कि मैंने बोतल में से तेल बदल दिया है। रात को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। जब मालिश पूरी हो गई तो मुझे थपथपाते हुए बोली, जाकर अपने कमरे में सो जा। 7 दिन में तेरी तबीयत देखना बेहतर हो जाएगी। हालांकि मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन मेरी सास की जिद के आगे मैं कर भी क्या सकती थी। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी, जबकि तेल की मालिश के बाद मेरा सर एकदम भारी हो जाता था और थोड़ी देर लेटते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे वही आवाज आज भी आ रही है। आज मेरा दरवाजा अंदर से बंद था, क्योंकि मेरी सास तो सोच रही थी कि मैं सो गई होगी, इसलिए कमरे का दरवाजा बाहर से उन्होंने बंद नहीं किया। जब आवाज और भी ज्यादा बढ़ गई तो मैंने उठकर दरवाजा खोला और अपने कमरे से बाहर आ गई। देखा तो यह आवाज और कहीं से नहीं, बल्कि मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उस तरफ गई तो मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि 2 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वह उन्हें मेरे दहेज के बर्तन और दूसरी चीजें थमा रही थी। लड़कों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। तो क्या मेरे दहेज का सामान? यह सोचते ही मुझे चक्कर से आने लगी। आगे बढ़कर मैंने अपनी सास का सामना किया और कहा कि माँ जी, ये लोग कौन हैं और मेरे दहेज के बर्तन इन्हें तुम क्यों दे रही हो? मुझे देखकर मेरी सास बौखला गई और हकलाती हुई आवाज में कहने लगी, तू यहाँ कैसे? तुझे कहा था ना कि जाकर सो जा। उन्होंने उल्टा अपनी गलती छुपाते हुए कहा। तभी मैंने कहा, माँ जी, मैं सो नहीं सकती। मैंने जो पूछा है पहले मुझे उसका जवाब चाहिए। तभी वह गुस्से में आकर बोली, अरे तू होती कौन है मुझसे सवाल पूछने वाली? मेरी सास उल्टा मुझ पर ही भड़क गई और बोली, मैं जो चाहे करूं, यह मेरा घर है। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उनकी आवाज बहुत ऊंची हो गई थी। ये देखकर वे लड़के जल्दी से घर से भाग गए, मगर मेरे दिमाग में यह बात बैठ चुकी थी, मैं भला कैसे अपनी सास की जान छोड़ सकती थी। बहस करते करते उन्होंने हार मान ही ली और फिर बोली कि मैं तेरे दहेज का सामान अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी। थोड़े दिन की ही तो बात है, सामान वापस आ जाएगा। मैं अभी उसे फोन करूंगी और सब बताऊंगी कि रात को तुझसे 2 लड़के मिलने आए थे। उनकी यह बात भी मैं समझ गई थी कि वह अब क्या करना चाहती है। मैं एक बार फिर से अपनी सास के आगे मजबूर हो गई थी, लेकिन आखिर कब तक? मैंने दिल में सोचा, क्या मैं इसी तरह ब्लैकमेल होती रहूंगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो यह मुझे सारी जिंदगी ब्लैकमेल करती रहेगी, टॉर्चर करती रहेगी और मुझसे अपनी सारी बातें यूं ही मनवाती रहेगी। ये सोचकर ही मेरे दिल में डर सा बैठ गया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। उस दिन मैं भी उनके सामने डट कर खड़ी हो गई और बोली, जो करना है कर लीजिए,
आप जिसे चाहो उसे फोन कर लो, मैं अपने दहेज के सामान में से एक भी चीज किसी को नहीं दूंगी। यह बात सुनकर मेरी सास को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे एक जोरदार धक्का दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर गई। वो गुस्से में गुर्राते हुए बाहर गई तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब न जाने क्या होने वाला था। उनका गुस्सा किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहा था। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। परदेश में मेरे पति को फोन किया। मैं भी उनके पास ही खड़ी थी। वह मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मगर उनकी बातों में इस कदर जहर भरा हुआ था कि मेरे पति भी उन पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। मैं उनसे बात करना चाहती थी, अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फोन को हाथ तक नहीं लगाने दिया। मेरा दिल तो कर रहा था कि इस बुढ़िया की हड्डियां अभी के अभी अलग कर दूं, मगर इस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने भी मुझे कह दिया कि तुम माँ के मामलों में मत बोला करो, मैं तुमसे कल सही से बात करूंगा। मेरा दिल कांप कर रह गया। वह बहुत गुस्से में थे। जाहिर है कि माँ जी ने उन्हें जो जो बातें कही थी वह सुनने के बाद कोई भी इज्जतदार पति अपनी पत्नी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन उन्होंने मुझसे फोन पर बात की। मैं समझी कि शायद वह मुझसे हमदर्दी जताएंगे, लेकिन उन्होंने रात भर सोचने के बाद यही फैसला सुनाया कि उनके परदेश जाते ही मैं रास्ते से भटक गई और उनके पीछे उन्हें धोखा दिया। इस बात ने मुझे आंसुओं से तर कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति मुझसे ऐसा व्यवहार करेगा। मेरा तलाक हो गया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तलाक के कागजात मेरे हाथों में पकड़ा दिए गए थे। उसने मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं रोती हुई अपने माँ बाप के घर आ गई। जाहिर है कि मेरा कसूर तो कुछ भी नहीं था, मगर मम्मी पापा परेशान हो गई। मैंने भी उनकी परेशानी में अपनी परवाह करने की बजाय उनका साथ दिया। उन्होंने जिस रिश्ते के लिए कहा मैंने हाँ कर दी। माँ बाप की मर्जी से शादी करने का फल मुझे ये मिला कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ हो गई, जिसे कमाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। मैं उसी में खुश हूँ। ये मुझे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मैं भी इसी तरह सुकून से जी रही थी कि एक दिन मुझे अपने मोहल्ले की एक औरत मिली। बातों बातों में उसने मेरी सास की बात छेड़ दी। मैंने उससे पूछा कि अब वो कैसी है, तो वो उनकी हालत पर अफसोस जताने लगी और बोली कि वह बहुत बुरी हालत में है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया उसके साथ? तो कहने लगी उनको शायद तुम पर जुल्म करने की आदत सी हो गई थी। जब दूसरी बहू नीलम उनके घर बहू बनकर आई थी तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि वो बहुत अमीर घराने की लड़की थी। ढेर सारा दहेज भी साथ में लेकर आई थी, मगर नीलम ने आते ही उस औरत को सीधा कर दिया। उसकी एक बात भी नहीं मानती और ऐसी ऐसी बातें अपने पति के सामने करती है कि बुढ़िया का कुछ भी बस नहीं चलता था। नीलम खूबसूरत भी थी और अमीर भी, इसलिए उसका कुछ रोब वैसे भी ज्यादा ही पड़ता था। तुम्हारी सास तो तुम्हारी आदी थी, उसने सबको तुम्हारी तरह ही समझ रखा था। उसने नीलम के साथ भी वही चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने एक रात अंधेरे में उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। असल में तुम्हारी सास को शुरू से ही चोरियां करने की आदत है। न जाने उसे यह आदत क्यों है। हालांकि घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मगर अपनी बेटी को अपनी बहू की चीजें देना उस औरत का पसंदीदा काम हो गया था। अपने बड़े बेटे की पत्नी का भी उसने यही हाल किया था। अब तो हाल ये है कि नीलम का दिल करे तो उसे खाना दे देती है, वरना सारा सारा दिन वो भूखी ही तड़पती रहती है। उसकी यही सजा होनी चाहिए थी। मैं जानती थी कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं अपनी सास का ये हाल सुनकर ज्यादा खुश तो नहीं हुई, क्योंकि किसी को भी तकलीफ में देखकर खुश होना एक घटिया इंसान की निशानी है। मगर सच तो ये है कि इंसान को अपने कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलकर रहती है, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बच नहीं सकता। और वही मेरी सास के साथ भी हुआ। उसे अपने कर्मों की सजा आखिरकार मिल ही गई। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें
और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।